मेरे सहकारी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आपने क्लैपिंग तो बहुत लोगों से ले ली, लेकिन इतनी छोटी क्लैपिंग हमारे जज साहब के लिए नहीं है। मराठी में एक कहावत है, मैं बाद में हिंदी करूंगा, कि नदी का जो प्रवाह होता है वो प्रवाह में 99% लोग बह जाते हैं। एक ऐसा शेर वहां बैठा है जो नदी के बहाव के विरुद्ध भी तैरता है और फिर भी नदी के साथ रहता है। तो इसलिए हमारे जज साहब को एक, और उनके टीम को भी मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूं कि मैं वो पीड़ित व्यक्ति हूं जिसके 2018 से 2 करोड़ के केस प्रलंबित है। 2 करोड़ मेरे लोगों ने डुबाए हैं। 138 5 वर्ष हो गए, जबकि माननीय न्यायालय बोलता है 138 केस 6 महीने में निकल चाहिए। और फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, और इसलिए खड़ा हूँ कि आज भी समाज में सुरेश चौहान के, राजीव दीक्षित और ओझा साहब जैसे शेर है, मैं उनके साथ काम करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। धन्यवाद। इस तीनों केस में मैं अपनी प्रोसिक्यूशन की टीम का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्लीज स्टैंड अप एवरीबॉडी एंड अ नाइस clap for my prosecution team who has prepared all the 3 cases with research over the months. पूरा समय इन्होंने दिया और आज जनता की महाअदालत में जनता की तरफ से ये तीनों केस पुख्ता सबूतों के साथ पेश किए, जिसकी वजह से आज हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं जिसमें आगे की कार्रवाई शुरू होगी। थैंक यू माय प्रोसिक्यूशन टीम वेरी मच। और उन सभी का धन्यवाद जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा भी एक गिलहरी प्रयास है, जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस केस को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया है। जो यहाँ पर आए हैं, हमारे, आपका नाम? दिनेश जी, दीपाली जी और काफी सारे लोग हैं सहारा के लिए जो उन्होंने सबूत पेश किए। एक कड़ी मेहनत इन्होंने की है ताकि जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। जनता की महाअदालत के थ्रू हमने इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। ठीक है, सॉन्ग लगाइए। मदन जी, एक मिनट, आपको कुछ कहना था मैडम? 2 मिनट ना ओनली। नमस्कार। मैं आपसे परमिशन ले रही हूँ कि मैं भी शामिल होना चाहती हूँ इस टीम में। मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। If you give permission to me. अच्छा, तो वेलकम, यू आर वेलकम। जो भी अपना योगदान देना चाहता है जनता की महाअदालत में, सभी के लिए वेलकम है। प्लीज कम आइट। और एक बात, सारा देश एक बार जरा अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे भी चले जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पूरे दुनिया भर में पूरे मानव जाति के लिए क्या काम हुआ है। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, एक बार आप अवेकन इंडिया मूवमेंट का वेबसाइट भी देख लीजिए। संगठन का सॉन्ग अभी आने वाला है, वो सुनेंगे, लेकिन आप बोलना चाहते हैं कुछ? 1 मिनट। 1 मिनट। मेरा नाम MP सिंह, एडवोकेट। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। और ये जो मुहिम सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, जनता की महाअदालत, शायद मैं ये सोच रहा था, जो रियल बात, ट्रुथ, दिल की बात, जनता की महाअदालत कोई सेमिनार कुछ इस टाइप का। जब मैसेज आया, हमारे मित्रों ने बताया, तो मैंने कहा जाना चाहिए। जनता की महाअदालत ये क्या है? लेकिन यहां आकर के जो चीज मुझे एक नया, एक मार्गदर्शन, एनलाइटनमेंट मिला, वो मैं अपने हृदय से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। इसके ऊपर कोई न्याय का मंदिर नहीं है। लेकिन उस अगर वो भी ठीक कार्य ना करे
उसके ऊपर अंकुश लगाना, ये मेरी समझ में, हो सकता मैं गलत हो सकता हूं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। सही। किसी भी कंट्री में आज तक ये यूनिक चीज है, यूनिक मुहिम उठाई गई, जिन लोगों के द्वारा उठाई गई है, मैं उनका अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिन लोगों ने बहुत कार्य किया है, हमारे जूनियर्स तो सर के हैं, माय लॉर्ड के, लेकिन हमारे भी जूनियर्स हैं चूंकि हमारे कुलीग हैं, तो इनकी मेहनत और लगन जो मैंने देखी, जो हेजिटेशन नहीं है, वो इनको आगे बढ़ाएगा। और ये गर्व से कहेंगे कि हम ओझा साहब के चैम्बर से हैं, अग्रवाल साहब से अटैच हैं। सर जी, हमारी ये- टीम जो है ना प्रोसिक्यूशन की, वो पावरफुल प्रोसिक्यूशन टीम है, किसी से नहीं डरती। नहीं, ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे सामने भी एमाइकस का एक मैटर आया सुप्रीम कोर्ट में, और भी कई मैटर्स आए। एक आया हारू घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2009। उस व्यक्ति ने 2 मर्डर किए थे, मां और बेटे का। बेटे को गले से वो दबा करके, और उसके ब्लीडिंग भी आ गई थी। उसका 140 पेज का जजमेंट था ट्रायल कोर्ट का, और हाई कोर्ट का भी मेरी समझ में 60-70 पेज का था। जब मैं उसको पढ़ रहा था, फांसी का मेरे जीवन में सबसे पहला केस वही था, तो एमाइकस था, तो इसलिए मैंने सोचा मेरा धर्म है कि इसकी रक्षा करना। लेकिन जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मेरी आत्मा कांप गई थी कि एक 12 साल के छोटे से बच्चे को उसके गला पकड़ के और उसके मुंह से ब्लीडिंग, और उसके प्राण को कितना कष्ट हुआ होगा शरीर को, उसकी कल्पना नहीं हो सकती। हालांकि मैं एमाइकस था, उस व्यक्ति को उसकी फांसी भी स्टे हुई भंडारी साहब की कोर्ट से। अब तो इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस हैं, और उसकी फांसी भी आगे नहीं हुई, स्टे भी कराई और फाइनल भी हो गया जजमेंट, उसको आजीवन कारावास हुआ। इसको मैं सफलता नहीं मानता, क्योंकि वो, अब तो मैं उस केस से अलग हूं, उसको भी फांसी ही होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं, जैसा कि ये हमारे सहारा वाले केसेस में अपने पैसे दिए, तो नेचुरली गुस्सा जाहिर है, गुस्सा आएगा व्यक्ति को। उसी प्रकार हारू घोष के मामले में उसने बहुत ऐसे सरकमस्टांसेस थे कि उसको शर्माएदार लोगों के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा उसको लीकर के केस में फंसाया गया, और फंसाने के बाद उसने मर्डर तो किया, नो डाउट। तो व्यक्ति अपराधी कोई नहीं होता। कोई, जैसा कि ओझा साहब ने बताया, मेरे को गुस्सा आता है, या औरों को भी गुस्सा, सबको आता है, आना भी चाहिए, नेचुरल। लेकिन कोई कंट्रोल करके, कोई कागज पे उतार देता है, कोई किसी, और उसका तरीका, जो प्रोसीजर है उस हिसाब से, हम लोग एडवोकेट हैं तो हम लोग उसके हिसाब से, जो कम पढ़े लिखा ऑल ऑफ सडन अगर वो सोच नहीं सकता, जैसे ऑल ऑफ सडन कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है शायद। तो ये जो मुहिम उठाई गई, तो मुझे बहुत, ये चीज मुझे भी अच्छी लगी। और सुशांत राजपूत के मामले में, जो उसके मामले में जो साक्ष्य दिए गए, वो पूरी तरीके से और पुख्ता हैं। वो मैंने पूरा कल भी सुना था और आज भी मैंने सुना है। लेकिन ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोर्ट को सो मोटो क्यों नहीं
लेना चाहिए। लखीमपुर खीरी के मामले में वो उसको एक एमपी के लड़के को, अजय मिश्रा टैनी, अजय मिश्रा टैनी, उनके पिताजी भी एमपी हैं, मिनिस्टर, अब तो मिनिस्टर है, तो वो उसमें सो मोटो लिया आपने, बिल्कुल ठीक। रामलीला मैदान में लाठीचार्ज हुआ था कांग्रेस के टाइम में, उसमें सो मोटो लिया, बिल्कुल ठीक। सुशांत राजपूत के मामले में क्यों नहीं लिया गया? आदमी जब फांसी लगाएगा, आप लोगों को अच्छी तरीके से फैक्ट्स पता है, फांसी लगाएगा तो केवल हैंग्ड एक निशान आएगा, बस। उसका पैर नहीं टूटेगा, पैर नहीं लटकेगा, पैर टूटेगा नहीं, उसका पैर तो उसका काफी वो जो है काफी लंबा पैर हो गया, तिरछा। एक हमारे कोलीग ने दिखाया था, साथी ने, वो भी यहीं बैठे हुए, मुझे नाम ध्यान नहीं है, वो बैठे हुए हैं, तो उन्होंने हमको कई क्लिप्स दिखाए, तो ये तो क्लियरली मर्डर है। और इसको ट्विस्ट करके ये हमारी सीबीआई, जिसको सीबीआई हम बहुत बड़ी सर्वोपरि मानते थे कि मामला सीबीआई को चला गया तो अब तो प्रोसिक्यूट होगा, लेकिन सीबीआई के ऊपर भी मुझे बहुत बड़ा दुख है। मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूं, लेकिन मुझे 10 साल रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत बड़ा दुख है कि इतना सब होने के बाद ये भी सीबीआई अपना एक्शन क्यों नहीं लेती? अगर इसी प्रकार रहा तो सीबीआई से विश्वास हट जाएगा। सर जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और सीबीआई के बारे में कहा है जी, कि सीबीआई वो तोता है जो पिंजरे में कैद है। सत्ता आप की। बताइए। नहीं ठीक है, लेकिन सीबीआई के कई अच्छे अधिकारी भी है, उन्होंने कई बड़े बड़े मामले भी किए, मतलब एक केस मैंने जी। भी और किया। मैं ऐसी परमिशन 2 मिनट से ज्यादा हो गए होंगे, जो अपने रंगनाथ मिश्रा जी एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूतपूर्व रहे हैं, उन्होंने एक स्पीच में कहा था जजेस के लिए, यू आर प्रिजनर ऑफ लॉ, if you do not work properly, honestly, the public will be removed you, nobody faith to you। यानी कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं रखेगा न्यायपालिका के ऊपर। तो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए ये जो मुहिम जनता की महाअदालत बनाई गई है, तो ये शायद इस पे कंट्रोल, कुछ भय होगा, भय होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे ऊपर भी कोई है, ये होना भी चाहिए जनता का कंट्रोल। और जस्टिस कृष्ण अय्यर ने एक बात कही थी जी, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, जी, आपको याद होगा जी, बोले सुधर जाओ, जी, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा लोग आकर बोलेंगे सबसे पहले ये तोड़ो सुप्रीम कोर्ट को, इन्होंने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। विश्वास खत्म हो जाएगा। वो उस पे फिर उनके ऊपर कंटेम्प्ट फाइल हुआ जस्टिस कृष्ण अय्यर पे। जी, जी, हर बाद में कोर्ट ने बोला नहीं, उनका जो गाइडेंस था, एक पेरेंटल हैंड है, पूरा दुनिया मानती है उस जज को, तो उस जज के ऊपर जो कंटेम्प्ट फाइल करेगा वो खुद की बेइज्जती करा के देगा। तो उस पे फिर कोर्ट ने जो भी है अपना सब लिखा कि नहीं, उनका ये इनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता। उन्होंने जो बोला एक मार्गदर्शन था, एक एडवाइजरी थी, लेकिन उनके वर्ड आप गौर कीजिए, बोले मैं इनसाइडर हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, मुझे पता है लोगों पर कैसे अन्याय हो रहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 4,000 आदमी अपना पैसा देने के बाद सुसाइड कर रहे हैं इस देश के अंदर। कितनी बड़ी बात है, किस तरीके से पैसा, एक पैसा आदमी जोड़ करके। और 13 करोड़ तो अभी मौत के कगार पे रोज मर रहे हैं, 13 करोड़ तो रोज मर रहे हैं। 4,000, कम से कम 4,000 का तो पता ही लगा, बाकी और भी मर रहे हैं। इसके ऊपर सो मोटो आखिर ये मौतें क्यों हो रही हैं, उसका रीजन, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए।
गवर्नमेंट को चाहिए उसके ऊपर कंट्रोल करे। पार्लियामेंट में इस चीज का सवाल उठाया जाना चाहिए पूरी तरीके से, मतलब एक्शन होना चाहिए कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही हैं। अगर उनके किसी परिवार का कुछ होता है फिर ठीक। तब तो सारी मीडिया, सारी चीजें सब पूरा एक्टिवेट हो जाता है। और सुशांत मर्डर केस में 2 लाशें एक साथ लाई जाती हैं। क्या स्ट्रेचर की कमी थी? और एम्बुलेंस भी, जैसा कि बताया गया, एम्बुलेंस भी चेंज हो गई। जिस एम्बुलेंस से बॉडी गई उस एम्बुलेंस से उतारी नहीं गई। सॉरी। ठीक है। थैंक यू। आप लोगों ने बहुत समय मुझे जो है बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जनता की महान अदालत ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहे Thank और you. जनता और सरकार सभी के ऊपर ये एक भय रहे कि मेरे ऊपर भी कोई है। थर्ड थैंक अंपायर। यू। इसको मैं 2 लाइन में कंक्लूड करता हूँ। बहुत धन्यवाद। हाँ, 1 मिनट। ये अभी जो हमारे वरिष्ठ वकील साहब ने जो बातें कही है उसको मैं 2 लाइन में कंक्लूड करता हूँ। जितने करप्ट अधिकारी, करप्ट जजेस, जो भी है ये करप्शन की टोली, उसके ऊपर एक हमारे मित्र ने लास्ट स्पीच में बोला था, देश का मस्तक ऊंचा होगा इनकलाब के नारों से, दुश्मन से ज्यादा धोखा है हमें देश के इन गद्दारों से। बस। आदरणीय ओझा साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं सहारा से पीड़ित हूँ। 1 करोड़ रुपए मैंने जमा कर रखे हैं मैच्योरिटी मिलने के टाइम। सर, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मैंने प्रधानमंत्री ग्रीवेंस में भी एप्लीकेशन लगा ली, सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दी, और मेरे को ये मिला कि क्या आप संतुष्ट है कार्रवाई से। मेरे पास मैसेज आया, फोन पे बात हुई पीएमओ ग्रीवेंस से भी, और सुप्रीम कोर्ट में मैंने एप्लीकेशन दी थी, वहां से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी मैडम ने बात की थी। उन्हें ये कहा कि आप लक्ष्मण सिंह सर बोल रहे हैं। मैं जी मैडम। बोली आप संतुष्ट हैं? मैं को मैडम मैं संतुष्ट जब हूँगा जो 5,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं उनमें से मेरे को पेमेंट दिलाए। मैं एक गरीब आदमी हूं, मैंने अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा दी, आज मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं। तो ओझा साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि 13 करोड़ जो निवेशक है, जो पीड़ित है, उन्होंने अपनी गलती से जमा किया, सहारा के एजेंटों के द्वारा जमा किया, उन्होंने उनको धोखे में जमा किया कि आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, गलती उनकी है, उन्होंने जमा किया। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि न तो पीएम ऑफिस ग्रीवेंस से कुछ रियायत मिलती, न सहकारिता मंत्रालय में मैंने 4 बार एप्लीकेशन लगा ली, 4 बार रिसीविंग है मेरे पास। सुनिए, मैं आपको 2 मिनट में कंक्लूड करता हूँ। ऑलरेडी विषय हो चुका है आपका, आपने शायद गौर नहीं किया। तो सर मेरी रिक्वेस्ट सुनिए, हो गई ना, ऑलरेडी टीम बनाई जा चुकी है, आपके लिए व्यक्ति असाइन किया जा चुका है। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी निवेशक है उनका आप अगर निदान करवा दोगे तो उनकी आत्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देगी, मुबारकबाद देगी, आपको आशीष देगी। और मैं भी भगवान से अरदास करता हूं कि आप जैसे सुयोग्य व्यक्तियों का साथ मिले और लोगों का निदान हो। सर यही धन्यवाद। हम बिल्कुल साथ में आपके और कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हम लोग कैसे। यस दोस्तों, ये जनता की अदालत ऐसे समय में लगी है जब पूरे देश में डिवीजन का माहौल है, और मुझे ये बात इस महाअदालत में कहने में कोई संकोच नहीं है कि पावर कॉरिडोर में बड़े बड़े लॉयर्स, जजेस, पॉलिटिशियन ये बड़ी आराम से कह गुजरते हैं कि अभी तो हमारे जज फेवरेबल हैं, या इस केस का थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो जब जज हमारे आएंगे तो फैसला हो जाएगा। 75 वर्षों में भारत के
अदालतों ने बेहतरीन फैसले दिए। पाकिस्तान में एक हास्य का टेलीविजन सीरियल चलता था। संयोगवश वो एक्टर अब महरूम हैं, वो जिंदा नहीं है। तो वो कहते थे अपने अदालत के बारे में, क्या तारीखी फैसला आया है। आज सुना आपने, आज सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। बोला क्या? बोला जनाब ये है कि किसी भी शादी विवाह में या जलसे में 200 लोगों से ज्यादा मुर्गी नहीं खाएंगे। क्या तारीखी फैसला है? बोला साहब ये कि अब 200 से 201 में अगर आप पहुंचे आपको मुर्गी नहीं मिलेगी। क्या तारीखी फैसला है? इस तरह से व्यंग होते थे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान, जिसको मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान एक देश है, उस तरह से वहां भी न्याय की यह हालत नहीं है जो हमारे देश में है। इसलिए ये जनता की महाअदालत, थोड़ी दूर पर जो भारत का सर्वोच्च अदालत, उसके सामने यह उदाहरण पेश करना चाहता है कि आपको अब अपनी आंख कान ठीक से खोलनी पड़ेगी। ये जो पावर कॉरिडोर में बातें होती हैं कि हमारे आइडियोलॉजी के जस्टिस अब आने वाले हैं और यह फैसला हो जाएगा, इस तरह की बातों से देश का नुकसान हो रहा है। लेफ्ट आइडियोलॉजी के, राइट आइडियोलॉजी के, और इस आइडियोलॉजी में हमारी मीडिया भी डिवाइडेड है। इसीलिए ये मीडिया और अदालत दोनों एक साथ आई है। महाअदालत और मीडिया के कुछ बंधु साथ आए। इसलिए इस महाअदालत को लगने से कोई नहीं रोक सकता। देश के अन्य हिस्सों में अब ये महाअदालत लगेगी। ये मैं आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी से आदरणीय जज साहब के आदेश के अनुसार और उनसे अनुमति लेते हुए इसकी घोषणा करता हूं। जिस संगठन के मातहत ये कार्यक्रम होंगे, पहले उस संगठन का संगठन गीत सुनिए और उसके बाद इस महाअदालत की समाप्ति की घोषणा होगी। आज के सत्र की, आगे तो ये चलेगा ही। संगठन गीत चलाएं और उसके बाद फिर समापन करेंगे। हेलो, चेक। साथियों, 2 दिन से हम कल और आज यहाँ पर जनता की महाअदालत सुन रहे हैं और उसका फैसला भी आप लोगों ने देखा, जिसमें 3 ऐसी घटनाओं का उल्लेख हुआ। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियन की मौत, और दूसरा था सहारा परिवार का जो निवेशक थे उनके लिए, और तीसरा मणिपुर के मुख्यमंत्री, उनकी सुसाइड। हाँ, और मैं इस गीत को शुरुआत करने के पहले 2 शब्द में इस अदालत से एक और दरख्वास्त करना चाहता हूं, जो मेरे मन की बात है, और ये 2010 से है। दोस्तों, जब एक परिवार का व्यक्ति गुजरता है तो उस परिवार का नुकसान होता है। ऐसे जैसे सहारा परिवार के 3000-4000 लोगों ने सुसाइड किया, हमारे देश के किसान जब आत्महत्या कर ले तो उनके परिवार का नुकसान होता है। मगर जब एक राजीव दीक्षित जैसे क्रांतिकारी की हत्या होती है, उनका मर्डर होता है और उसके ऊपर पूरा देश शांत रहता है, उसके ऊपर एक एफआईआर भी नहीं होती, तो संपूर्ण देश का नुकसान होता है। जब एक क्रांतिकारी इस देश से इस तरह चला जाता है, जब मीडिया एक लेटर भी नहीं लिखती
एक लेख भी नहीं लिखता, एक चैनल को उनके बारे में कुछ नहीं दिखाता। तो मैं इस अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगली अगर महा अदालत आप लगाना चाहे तो राजीव दीक्षित की मर्डर मिस्ट्री के ऊपर भी लगाइएगा। इस देश का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई होगी, लोग जरूर आपको नमन करेंगे। आने वाली पूरी जो हमारी जनरेशन है वो नमन करेंगी। दोस्तों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था कि मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। और इन्हीं क्रांति गीतों को गा गा कर ये क्रांतिकारी अपना जीवन बिताते थे, लोगों के लिए उठते थे, खड़े होते थे, गोलियां खाते थे, डंडे खाते थे, गोलियां चलाते भी थे। ऐसे ही क्रांति गीत को नीलेश भाई ने कुछ दिनों पहले मुझे भेजा था, बोले मदन भाई आप इतने सारे क्रांति गीत राजीव दीक्षित जी के साथ गाते रहे हैं। आंदोलन के सारे गीत मैंने गाए थे राजीव दीक्षित जी के, और तब मेरी उम्र, जब मैं जुड़ा था इस आंदोलन से राजीव भाई से, तब मेरी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था। आज मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर लोक कलाओं को बचाने का काम कर रहा हूं, मुंबई यूनिवर्सिटी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में। ये गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो मैंने कंपोज किया है संगठन के लिए, नीलेश भाई के कहने पर। आप ट्रैक चलाइए। और आप सबसे निवेदन है कि ये 2 लाइनें आप जरूर दोहराइएगा जब जब आएगी। मिटाने जमाने के